स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर देख लेते हैं। तो जीवन की सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो है जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जीवन की मौलिक इकाई सेल को कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कोशिका के अंदर भी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 6 है ऊतक। अब ऊतक किसे कहते हैं और ये टिश्यू किसे कहते हैं। तो टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं कोशिकाओं का समूह मिलके जो है ऊतक बनाता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कौन हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर 7 है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में विविधता, हम इस अर्थ पर लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या विविधताएं होती हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा चैप्टर है चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, क्या रीजन है हमारे बीमार होने के और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो नहीं फैलती हैं। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा उसे कहते हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड कराती है, जो हमें नेचर से मिलती है, जैसे हमारी एयर हो गई, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गई, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संपदाएं हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उन्हें बचा सकते हैं प्रदूषित होने से। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर है चैप्टर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। हम खाद्य संसाधनों में कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे हम मार्केट में नई नई खाद्य फूड प्रोडक्ट की नई नई किस्में ला सकते हैं, यानी कि कैसे हम खाद्य संसाधनों में सुधार ला सकते हैं जिससे कि हमें फूड में हमारे कमी ना आए। इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे हम हर एक को फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, इसीलिए हम फूड जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट हम करें, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम अपना पहले चैप्टर पे आते हैं। फिर आते हैं हम अपने पहले चैप्टर पे जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, ये समझने से पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं कि चैप्टर का नाम जो है उससे क्या मतलब निकलता है। तो जीवन की मौलिक इकाई, मौलिक या फिर फंडामेंटल, इनका मीन्स होता है आधार। इनका मीन्स होता है आधार, यानी कि एक ऐसा बेस जिस पे कोई चीज फॉर्म हो सके, जिस पे कोई चीज डेवलप हो सके। तो आधार का मीन्स, मौलिक का मीन्स आप समझ गए, मौलिक या फंडामेंटल, एक ऐसा बेस जिस पे कोई चीज डेवलप या फॉर्म हो सके, उसे कहेंगे हम। और इकाई एक ऐसी वस्तु या कोई व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण हो और एक बड़ी चीज का एक छोटा हिस्सा हो। एक ऐसी वस्तु जो अपने आप में कंप्लीट हो, उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी चीज का भी फॉर्मेशन करता हो या एक बड़ी चीज का छोटा फॉर्म हो और खुद में ही कंप्लीट हो, उसे हम यूनिट बोलते हैं या फिर हम इकाई बोलते हैं। तो एक ऐसा आधार जो खुद में ही कंप्लीट है और जिस पे जीवन बना है, एक ऐसा आधार जो खुद में ही कंप्लीट हो, जिस पर जीवन बना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कोशिका। उसे हम कहते हैं कोशिका या सेल। ठीक है, आप चैप्टर का मतलब समझ गए कि एक ऐसा बेस जो खुद में ही कंप्लीट हो, जिसपे कोई चीज फॉर्म हो सके या डेवलप हो सके। क्या डेवलप हो रही है, जीवन डेवलप हो रहा है, जीवन बन रहा है। एक कोशिका एक ऐसा बेस है जो खुद में ही कंप्लीट है और जिससे मिलकर जीवन बना हुआ है, उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए। फिर हम कोशिका की डेफिनेशन समझते हैं कि हमारी बुकों में जो है कोशिका को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। ठीक है, हम डेफिनेशन परिभाषा समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि कोई भी चीज
कोई भी चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर ही बना होता है। कोई भी बड़ी चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर ही बना होता है। जैसे एक बड़ी हम बिल्डिंग ले लें या एक बड़ी हवेली ले लें, तो हम देखेंगे कि वो हजारों ईंटों से या पत्थरों से मिलकर बना होता है। कोई भी बड़ी चीज या कोई भी, हम एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ी हवेली, वो लाखों नहीं, हम हजारों ईंटों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक लोहे का टुकड़ा ले लें हम, तो एक लोहे का टुकड़ा जो है वो अनेकों छोटे छोटे लोहे के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। आप एक क्लास 9th में केमिस्ट्री के सिलेबस में देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि कैसे कोई बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है। उन छोटी चीजों को आप पढ़ेंगे एटम, उन छोटी चीजों को कहते हैं एटम, परमाणु। आपके सिलेबस में भी है एक चैप्टर परमाणु वाला, कि सभी चीज इस संसार में जितनी भी चीजें, कि इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। आप ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो जीव होते हैं वो किस चीज के से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग हजारों जो है ईंटों पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, एक लोहे का टुकड़ा एक छोटे छोटे लोहे के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार पादप या जंतु, प्लांट्स या एनिमल भी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, जो आपकी बुकों में दी होती है, परिभाषा आपको याद करनी होगी। परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, कोशिका को जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसे समझते हैं। सबसे पहले कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से एक दीवार जो होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, एक दीवार या एक घर ईंटों से मिलकर बनी होती है, जीवित जीवों का शरीर भी कोशिका से मिलकर उसी प्रकार बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार जीवित जीवों का शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, ऐसे ही कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे क्या हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर ऐसे ही बना हुआ है। फिर हम इसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका को जीवन के संरचनात्मक तो देख लिया हमने, अब हम देख लेते हैं कि सेल को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। क्योंकि हम अपने शरीर में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम श्वसन करते हैं, तो श्वसन सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो श्वसन कर रही हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो सिर्फ हम नहीं ले रहे हैं, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी न्यूट्रिशन ले रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सेल लेवल पर होती हैं, वो सेल परफॉर्म करती हैं, ओके। फिर कोशिका को हम जीवन का निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। कोशिका को जीवन का निर्माण खंड क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से कोई भी बड़ी वस्तु छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, उसी टाइप से हर किसी जीव का शरीर भी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। अब कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं, ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं, जो हमारा चैप्टर का नेम है उसी से ही हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेल की परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल की खोज किसने की थी,
और नेक्स्ट वीडियो में ये हम देखेंगे। और आज की वीडियो में हमने देखा कि सेल की परिभाषा क्या होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।